हेलो प्यारे बच्चों, जय हिंद। कैसे आप सभी? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में जुटे होंगे। आपके लिए दो लाइन। वो जवानी जो खून को जलाती नहीं, वो वतन के लिए रंग लाती नहीं। वो जवानी जो खून को जलाती नहीं, वो वतन के लिए रंग लाती नहीं। आपको तो पता ही है कि आपका बोर्ड एग्जाम आपके सर पे पहुंच चुका है, मतलब आपका बोर्ड एग्जाम आपके बहुत करीब आने वाला है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए पूरी केमिस्ट्री, कक्षा 12 की जो केमिस्ट्री है उसमें एक चैप्टर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड यानी उपसहसंयोजी यौगिक जो कि एक खतरनाक चैप्टर यानी एक कठिन चैप्टर के रूप में माना जाता है उसको। तो आज हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में चर्चा करने वाले हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होता है? तो सबसे पहले कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का मतलब होता है उपसहसंयोजी यौगिक। तो अब देखते हैं कि उपसहसंयोजी यौगिक क्या होता है, और यदि आज की क्लास में कुछ छूटेगा तो कल की क्लास में उसके नेमिंग के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले डालते हैं उपसहसंयोजी यौगिक। उपसहसंयोजी यौगिक, इसको इंग्लिश में बोला जाता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, उपसहसंयोजी यौगिक। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर का ही ऑपरेशन करते हैं, यानी चैप्टर के बारे में समझते हैं कि चैप्टर का मतलब क्या है। उपसहसंयोजी यौगिक काहे कहा गया, इसका नाम काहे कहा गया, तो उपसहसंयोजी इसका नाम काहे पड़ा उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले ये चैप्टर है क्या, इतना कठिन क्यों माना जाता है, तो उसको समझने से पहले सबसे पहले आप देखिए कि आपके सामने दो तीन एग्जांपल हैं। जैसे आपके सामने लिख दिया जाए NH3, क्या लिख दिया जाए? NH3। कितना सिंपल सा नाम है। अमोनिया लिख दिया जाए H2SO4, ये कितना प्यारा है। H2SO4 का मतलब होता है सल्फ्यूरिक अम्ल। आगे लिख दिया जाए MgCl2, देखो कितना प्यारा है, मैग्नीशियम क्लोराइड। लेकिन कहीं आपके सामने आ जाए K4FeCN का होल 6, ये कितना खतरनाक नाम आपके सामने कितना पेचीदा और कितना अजीब नाम दिख रहा है, K4FeCN6। तो हम इन्हीं प्रकार के कंपाउंडों के बारे में क्या करने वाले हैं, बात करने वाले हैं। इस प्रकार के कंपाउंडों को ही कहा जाता है उपसहसंयोजी यौगिक। उपसहसंयोजी यौगिक। तो अब उपसहसंयोजी यौगिक के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपके मन के अंदर क्वेश्चन आएगा कि उपसहसंयोजी यौगिक किसे काहे कहते हैं। तो सबसे पहले यही समझ लेते हैं कि उपसहसंयोजी किसका नाम काहे है। तो हमारे पास कंपाउंड है K4FeCN का होल 6, ये एक कंपाउंड है। सबसे पहले जब उपसहसंयोजी यौगिक के बारे में समझते हैं तो इसमें केवल दो ही चीज इंपॉर्टेंट होती है, दो ही चीज इंपॉर्टेंट होती है। एक तो लीगेंड होता है, लीगेंड, और दूसरा केंद्रीय परमाणु या केंद्रीय धातु परमाणु। केंद्रीय परमाणु या केंद्रीय धातु परमाणु यानी सेंट्रल एटम। कौन सा एटम? सेंट्रल एटम। तो केवल दो ही चीज इंपॉर्टेंट होती है भैया इसमें, एक तो लीगेंड, दूसरा केंद्रीय धातु परमाणु। आपको कितना भी बड़ा कंपाउंड, कोई भी कितना भी बड़ा कंपाउंड क्यों ना दिया जाए, बस उसमें केवल दो ही चीज दिखाई देंगी, एक तो लीगेंड होगा, दूसरा केंद्रीय धातु परमाणु होगा। तो अब इसको देखते हैं थोड़ा जूम करके। जूम करने का मतलब क्या है, अब इसमें जो Fe है, क्या जो Fe है, इस पूरे कंपाउंड में जो Fe है, इस Fe को क्या बोला जाता है? केंद्रीय धातु परमाणु। इस Fe का नाम होता है केंद्रीय धातु परमाणु। और इस बड़े ब्रैकेट के अंदर जो सबसे पहले मिलता है उसका नाम होता है केंद्रीय धातु परमाणु, और जो छोटे से ब्रैकेट के अंदर होता है इसका नाम होता है भैया लीगेंड। क्या? लीगेंड, इसका नाम होता है भैया लीगेंड। और इसका अभी ज्यादा स्टार मतलब नहीं है, इसको आप जैसा है वैसा ही नाम इसका लिख दिया जाता है। और इसको समझने के लिए आप इसको चाहो तो इसको किसी नोड के रूप में या किसी स्टार के रूप में लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और इसको मतलब ज्यादा इसको एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं है। जो ये बाहर होता है इससे हमें ज्यादा मतलब नहीं होता है, मतलब हमें केवल होता है इस बड़े ब्रैकेट के अंदर। इस बड़े ब्रैकेट के अंदर क्या होता है, तो बड़े ब्रैकेट के अंदर जो Fe है ये क्या है? केंद्रीय धातु परमाणु है। और जो Cn है यानी जो छोटे से ब्रैकेट के अंदर वो क्या है? Cn है। और इसको बोलते हैं लीगेंड। क्या बोलते हैं? लीगेंड। कुछ हद तक आप बात को पकड़ लिए होंगे, कुछ हद तक बात को समझ गए होंगे। अब आपने केंद्रीय धातु परमाणु किसको कहा है? Fe को। क्या? Fe को यदि आपने केंद्रीय धातु परमाणु कहा होगा तो इसके अंदर कुछ तो सेंटर का कार्य होगा ही, मतलब कुछ तो ऐसी इसके अंदर क्वालिटी तो होगी ही, इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया? केंद्रीय धातु परमाणु।
जब आपने कहा कि Fe केंद्रीय धातु परमाणु है तो उसको क्या कर दो, बीच में कर दो, क्या कर दो, बीच में कर दो। और Cn लिगेंड है तो लिगेंड क्या करेगा, इसके चारों तरफ, किसके चारों तरफ, इसके तरफ। और कितनी बार है लिगेंड, 6 बार है, तो उसके 6 बार लिगेंडों को लिख दो। अब आपने इसको केंद्रीय धातु परमाणु कहा है और आपने इसको क्या है, लिगेंड कहा है। क्या कहा है, लिगेंड कहा है। तो सबसे पहले केंद्रीय धातु परमाणु और लिगेंड की परिभाषा बता दें, उसके बाद इसका कार्य बताते हैं। तो केंद्रीय धातु परमाणु उस परमाणु को कहा जाता है जिसके पास खाली कक्षक होता है। केंद्रीय धातु परमाणु उस परमाणु को कहा जाता है जिसके पास खाली कोश उपस्थित होता है। एक बार दोबारा रिपीट करते हैं कि केंद्रीय धातु परमाणु उस परमाणु को कहा जाता है जिसके पास खाली कक्षक होता है। अब भैया केंद्रीय धातु परमाणु तो आपको पता चल गया कि किसको बोलेंगे, जिसके पास खाली कक्षक होगा। कौन सा कक्षक, खाली कक्षक। कक्ष और कक्षक में बहुत डिफरेंट होता है, ऑर्बिटल और ऑर्बिट में डिफरेंट होता है। और जो Cn यानी लिगेंड है, जो लिगेंड है, लिगेंड क्या होता है, तो लिगेंड उस परमाणु को या परमाणु के समूह को या आयन को कहते हैं जिसके पास एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होता है, जिसके पास एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होता है। लिगेंड उस परमाणु को या परमाणु के समूह को या आयन को कहते हैं जिसके पास एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होता है। एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म का मतलब होता है लोन पेयर। क्या, लोन पेयर। तो अब बताओ, ये जो Cn है इसके पास क्या है, लोन पेयर है। ये क्या है, Cn, इसके पास भी क्या है, लोन पेयर है। ये Cn क्या है, इसके पास भी लोन पेयर है। ये Cn इसके पास भी क्या, लोन पेयर है। ये Cn इसके पास भी क्या, लोन पेयर। और ये Cn इसके पास भी क्या, लोन पेयर। और आपने क्या देखा कि जो लिगेंड होता है उसके पास क्या होता है, लोन पेयर होता है। और केंद्रीय धातु परमाणु के पास क्या होता है, खाली कक्षक। क्या होता है, खाली कक्षक। तो अब बताओ भाई, जब आपने कह ही दिया कि जो आयरन है यानी जो यहाँ Fe है वो एक केंद्रीय धातु परमाणु का कार्य कर रहा है और इसके पास क्या है, खाली कक्षक है, तो खाली कक्षक थोड़ा शो करो यानी दिखाओ। तो अब क्या होगा कि जितने भी Cn के पास लिगेंड हैं यानी जिसके पास लोन पेयर है वो अपना लोन पेयर इस केंद्रीय धातु परमाणु के खाली कक्षक में क्या कर देता है, दान कर देता है। क्या कर देता है, दान कर देता है। और जैसे इस लिगेंड ने अपना क्या किया, ये एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म दान किया। क्या किया, अपना एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म दान किया। ठीक, तो अब जैसे इसने क्या किया, अपना एकांकी इलेक्ट्रॉन में इस खाली कक्षक में दान कर दिया। किसके, इस खाली कक्ष में दान किया। तो जैसे दान किया तो बनाया बंध। क्या बनाया, बंध बनाया। बंध का मतलब बॉन्ड बनाया। अब इस बने हुए बॉन्ड का नाम क्या होगा, इस बने हुए बॉन्ड का नाम क्या होगा, तो इस बने हुए बॉन्ड का ही नाम होता है उपसह उपसह संयोजी बंध। उपसह संयोजी बंध। और ऐसे यौगिकों को उपसह संयोजी यौगिक कहा जाता है। ये तो एक चैप्टर का मतलब हुआ। क्या, इस प्रकार बने बंधों को उपसह संयोजी बंध बोलते हैं और ऐसे यौगिकों को उपसह संयोजी यौगिक बोला जाता है। बंध बनने के 3-4 कक्षा 10 में आपने पढ़ चुका है कि आनिक बंध होता है, उपसह संयोजी बंध होता है, सहसंयोजी बंध होता है। तो इसमें से जो बनने वाला बंध है, जब कोई एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म अपना इलेक्ट्रॉन दान करता है तो उस प्रकार जो बंध बनता है वो उपसह संयोजी बंध कहलाता है। बंध बनने के कई चांसेस होते हैं। पहला, यदि किसी परमाणु के पास क्या है, लोन पेयर है। यदि किसी परमाणु के पास लोन पेयर है और किसी दूसरे परमाणु के पास क्या है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। क्या है, यदि किसी परमाणु के पास एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म है और किसी दूसरे परमाणु के पास क्या है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, तो ये बंध नहीं बन सकता। ये रूल कहता है, बीबीटी यानी बैलेंस बॉन्ड थ्योरी ये कहता है, यदि किसी परमाणु के पास क्या है भैया, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म है और दूसरे परमाणु के पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो वो बंध नहीं बन सकता है। और यदि किसी परमाणु के पास क्या है भैया, लोन पेयर है, क्या है, यानी एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म है और दूसरे परमाणु के पास क्या है, खाली कक्षक है, तो क्या होता है, बंध बन जाता है। क्या, बंध बन जाता है। और तीसरा नियम यह कहता है, यदि किसी परमाणु के पास क्या है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है और दूसरे परमाणु के पास भी क्या है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, तो बंध बन जाता है। इस प्रकार के बने हुए बंध को क्या बोलते हैं, सहसंयोजी बंध, जो आप कक्षा 10 में पढ़े हो भैया। और इस प्रकार के बने हुए बंध को बोलते हैं उपसहसंयोजी बंध। कहने का मतलब, जब कोई लोन पेयर जब कोई लोन पेयर किसी खाली कक्ष में जाता है, यानी किसी के पास इलेक्ट्रॉन ना हो और किसी के पास लोन पेयर हो, तो इस प्रकार बने बंध को उपसहसंयोजी बंध बोलते हैं। तो अब सिंपल सी बात है, क्या है, यहाँ पे देखो लोन पेयर है और यहाँ पे क्या है, खाली कक्ष है। तो अब क्या होगा, ये तो Fe के पास क्या थे, खाली कक्ष थे, तो ये जो खाली कक्ष है और Cn के पास क्या है, लोन पेयर है, तो Cn ने अपना लोन पेयर इस खाली कक्षक में क्या कर दिया, दान कर दिया। और दान किया तो क्या बनाया, उपसहसंयोजी बंध। क्या बनाया, उपसहसंयोजी बंध। और जब इस बंध में मतलब इस यौगिक में कौन सा बंध बना, उपसहसंयोजी बंध, तो ऐसे यौगिकों को उपसहसंयोजी यौगिक नाम दिया। अब हम आगे चलते हैं कि उपसहसंयोजिक के बारे में थोड़ा और एक्सप्लेन करने के लिए। तो
आपने क्या देखा कि हमारा मेन मकसद क्या होता है, इस बड़े ब्रैकेट के अंदर, इस बड़े ब्रैकेट के अंदर हमें और किसी से मतलब नहीं है, इस बड़े ब्रैकेट के अंदर क्या है मतलब केवल इसी से होता है। मेन मकसद हमारा क्या है, यानी मेन पर्पज आपका क्या है, इस बड़े ब्रैकेट के अंदर, बड़े ब्रैकेट के अंदर केवल दो ही चीज उपस्थित होती हैं, एक तो केंद्रीय धातु परमाणु यानी सेंट्रल एटम, और दूसरा लिगेंड। एक केंद्रीय धातु परमाणु, दूसरा लिगेंड। अब लिगेंड तो बहुत सारे होते हैं और केंद्रीय धातु परमाणु क्या होते हैं, कुछ लिमिट में होते हैं। केंद्रीय धातु परमाणु यानी सेंट्रल एटम कुछ लिमिट होती है इनकी, ये कुछ ही तक पाए जाते हैं, लेकिन लिगेंड बहुत सारे होते हैं। कहने का मतलब क्या है, जैसे हमारे पास जो केंद्रीय धातु परमाणु है ये केवल डी ब्लॉक का, केवल डी ब्लॉक का एलिमेंट ही लिया जाता है। ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो केंद्रीय धातु परमाणु होता है वो हमेशा डी ब्लॉक का एलिमेंट ही लिया जाता है, क्योंकि डी ब्लॉक के एलिमेंट के पास क्या होता है, खाली कक्ष होता है। तो अब ये जो केंद्रीय धातु परमाणु है डी ब्लॉक का है, और डी ब्लॉक में क्या होते हैं, जिंक होता है, डी ब्लॉक में क्या होता है, Fe होता है, जिंक ब्लॉक में क्या होता है, जिंक डी ब्लॉक में क्या होता है, Ni होता है, डी ब्लॉक में क्या होता है, कोबाल्ट होता है, कॉपर होता है, ठीक है, और Au होता है, और Ag होता है, और ना जाने कितने प्रकार के कंपाउंड होते हैं डी ब्लॉक के अंतर्गत। तो इसका मतलब क्या है, जिंक है, आयरन है, कोबाल्ट है, निकिल है, कॉपर है, एल्युमिनियम है, ठीक है, प्लेटिनम है, लेड है, चांदी है, और बहुत सारी चीज है, टीन है, ये सब क्या है भैया, डी ब्लॉक के एलिमेंट है। लेकिन जो लिगेंड होते हैं ये बहुत सारे होते हैं, लिगेंड बहुत सारे, लिगेंड एक दंतुर होते हैं, द्विदंतुर होते हैं, बहुदंतुर होते हैं, उदासीन होते हैं, ऋणात्मक होते हैं, धनात्मक होते हैं। तो ये मतलब ये जो उपसंयोजी यौगिक चैप्टर है ये केवल लिगेंड, यदि बच्चों को एक फिनोमिना, इनके मतलब इसके बच्चों के मन के अंदर यदि लिगेंड का नाम समा गया तो वह चैप्टर बहुत आसान लगने लगता है। इसमें केवल मकसद क्या है, लिगेंड को समझना। लिगेंड यदि आप समझ गए अच्छे से तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत आसान लगने लगेगा। तो हम कुछ लिगेंडों के नाम आपके सामने लिखते हैं। कुछ तत्व है हमारे पास, जैसे हमारे पास क्या है भैया, Cl, क्या है, Cl है। जैसे हमारे पास क्या है, ब्रोमीन है यानी Br है। जैसे हमारे पास क्या है, OH है। ये सब क्या है, लिगेंड है। और लिगेंड कई प्रकार के होते हैं, हमने कहा है लिगेंड एक दंतुर भी होता है, एक दंतुर, इसे वन डेंटल बोला जाता है, मोनोडेंटल, क्या, मोनोडेंटल बोलते हैं, एक दंतुर लिगेंड। द्विदंतुर लिगेंड, लिगेंड, और बहुदंतुर लिगेंड, बहुदंतुर लिगेंड। लिगेंड बहुत सारे होते हैं। और धनात्मक लिगेंड, धनात्मक लिगेंड, ऋणात्मक लिगेंड, और उदासीन लिगेंड, और उदासीन लिगेंड। तो अब भैया हम केवल ऋणात्मक लिगेंड के बारे, एक दंतुर ऋणात्मक लिगेंड के बारे में बात करेंगे। एक दंतुर, थोड़ा दोबारा लिख दें, इसको मिटाल दें थोड़े अच्छे से। ये आप लिख लीजिए, क्या है, धनात्मक लिगेंड है, ऋणात्मक लिगेंड है, और उदासीन लिगेंड है। और धनात्मक, ऋणात्मक, उदासीन, एक दंतुर, द्विदंतुर, बहुदंतुर, एक दंतुर, द्विदंतुर, बहुदंतुर। एक दंतुर से क्या आशय है, द्विदंतुर से, और बहुदंतुर से आशय क्या है कि जब कोई इलेक्ट्रॉन एक साथ में केवल एक ही लोन पेयर दान करे, क्या, जब कोई इलेक्ट्रॉन एक साथ में केवल एक ही लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, एक ही लोन पेयर क्या करे, दान करे या साझा करे, ऐसे लिगेंड को क्या बोलते हैं, एक दंतुर लिगेंड। जैसे सीएन आया था, अभी यहाँ पे क्या था, सीएन आया था, और सीएन केवल एक दंतुर लिगेंड है, और भी एक दंतुर ऋणात्मक है। क्या है, अभी आपने लिखा धनात्मक भी होता है, ऋणात्मक भी होता है, उदासीन भी होता है, एक दंतुर भी होता है, द्विदंतुर भी होता है, और बहुदंतुर भी होता है। ये चैप्टर बड़ा भी है, ये चैप्टर कठिन भी है, लेकिन समझना आपको अच्छे से। तो यहाँ पे क्या है, जो सीएन है वो क्या है, एक दंतुर लिगेंड है। तो एक दंतुर लिगेंड एक साथ में केवल एक ही एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म दान करते हैं। लेकिन द्विदंतुर भी लिगेंड होते हैं और पॉलीडेंटुल भी होते हैं, मतलब बहुत सारे होते हैं। तो द्विदंतुर क्या होता है, तो द्विदंतुर जैसे हमारे पास लिख दिया जाए आपके सामने, NH2 CH2 CH2 NH2
ये देखो, ये कंपाउंड है मेथाइल डाइअमीन, एथाइल डाइअमीन। जो एथाइल डाइअमीन है देखो, एक साथ एकांकी इलेक्ट्रॉन इधर है, एकांकी मतलब पूरा एक कंपाउंड है, तो एक साथ में कितने लोन पेयर दान किया, 2 लोन पेयर दान कर रहा है। मतलब एक साथ ये जब 2 लोन पेयर दान कर रहा है, इसका मतलब ये क्या होगा, द्विदंतुर होगा। तो ऐसे बहुत सारे लिगेंड होते हैं, एक दंतुर, द्विदंतुर, बहुदंतुर, ठीक है, मोनोडेंटल, डाइडेंटल, ट्राइडेंटल, पॉलीडेंटल। तो ये होते हैं लिगेंड, और एक धनात्मक भी होते हैं, ऋणात्मक भी होता है, उदासीन होते हैं। तो हम एक दंतुर ऋणात्मक लिगेंड के बारे में बताते हैं। एक दंतुर ऋणात्मक लिगेंड। नीचे नहीं आया था ना। देखो हमारे पास क्या है, ये Cl है, Cl भी एक दंतुर ऋणात्मक लिगेंड है, Br भी एक दंतुर ऋणात्मक लिगेंड है, I भी एक दंतुर ऋणात्मक लिगेंड है, OH भी वही है, Cn भी वही है, Nc भी वही है, HCN भी वही है। तो अभी हमने केवल मतलब थोड़ा लिखा है, अभी बहुत सारे ऋणात्मक लिगेंड है, तो ये बोर्ड में नहीं आ पा रहा, इसीलिए इसको इतना ही लिखते हैं। तो अब जो Cl है, Cl का साधारण नाम यानी सिंपल नेम तो आपको बचपन से पता है। कहने का मतलब जो क्लोरीन है, इसका नाम क्या होगा, क्लोराइड। क्या होगा, क्लोराइड होगा। और ब्रोमीन, इसका नाम क्या होगा भैया, ये भी वैसे जानते हो आप, ब्रोमाइड। क्या होगा, ब्रोमाइड। और जो आयोडीन है, इसका नाम क्या होगा, आयोडाइड। क्या होगा, आयोडाइड। ऐसे OH का नाम क्या होगा, हाइड्रोक्साइड। क्या होगा, हाइड्रोक्साइड। जो आपके पास Cn है, इसका नाम साइनाइड, ये तो आप जानते हैं, साइनाइड बहुत बार आपके सामने आया है। जो Nc है, इसका नाम आइसोसाइनाइड। क्या है, आइसोसाइनाइड। और जो HCN है, इसका नाम थायोसाइनाइड। क्या नाम है, थायोसाइनाइड। तो आपने क्या देखा, इसका केवल साधारण नाम देखा, केवल सिंपल नेम देखा। अब लिगेंड नेम क्या होता है, तो लिगेंड नेम के एक दंतु ऋणात्मक लिगेंड के यौगिकों तत्वों के नाम के अंत में ओ लगा देते हैं। इसका मतलब जो क्लोराइड है, इसका लिगेंड नेम क्या होगा, क्लोराइडो। क्या होगा, क्लोराइडो, ओ लगाते चले जाओ। ब्रोमाइड है तो ब्रोमाइडो, आयोडीन है तो आयोडो या आयोडाइडो, जो भी चाहो आप लिख सकते हो। हाइड्रोक्साइड है तो हाइड्रोक्सो या हाइड्रोक्सो। जो आपके पास साइनाइड है, साइनो या साइनाइडो। जो आपके पास Nc है यानी आइसोसाइनाइड हो, तो इसको लिख लो आइसोसाइनो या आइसोसाइनाइडो, या आइसोसाइनाइडो, जो भी आप चाहो लिख लो। थायोसाइनाइड को लिखो तो थायोसाइनाइडो या थायोसाइनो, जो आप चाहो लिख सकते हो। तो ये क्या है, एक दंतुर ऋणात्मक लिगेंड का लिगेंड नेम है। क्या है, ये लिगेंड नेम है, ये सिंपल नेम है, और ये उसका क्या है, एलिमेंट है। ये एक दंतुर ऋणात्मक लिगेंड है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, मस्त रहो, और इसको याद कर लेना, कल की क्लास में हम आगे से शुरू करेंगे। ठीक, तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टाटा बाय बाय।